अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग सॉलिड एंगल, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत काम आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्या है कि पिछला बार जो हमने अभी जस्ट टोपी जैसे स्ट्रक्चर का क्या डिराइव किया था, सॉलिड एंगल। अब लेटेस्ट से वो टोपी जैसा स्ट्रक्चर ये था, इसका सॉलिड एंगल हमने डिराइव किया ऐसे, मतलब ये जो पूरा चीज है, ये मतलब ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से, ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है 3D में। ये जो है खुलने का जो है मेजरमेंट कि कितना खुल रहा है ये वाला पोर्शन, कि ताकि ये टोपी जैसा स्ट्रक्चर दिखे, इस बात का चर्चा किए थे। तो कितना आया था मेजरमेंट, सॉलिड एंगल आया था 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या था, तो याद कीजिए, थीटा नॉट था वर्टिकल से जो लास्ट एज है टोपी का, वो कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा नॉट था। चलिए अब इससे और क्या क्या सीख सकते हैं। पहला सिंपल चीज जो हम सीख सकते हैं कि मान लीजिए ऑब्जर्वर को मन किया कि वो पूरे हेमिस्फेयर को देखे, मतलब वो टोपी जैसा स्ट्रक्चर अब यहां पे नहीं है, ये थीटा नॉट मान लीजिए यहां तक आ गया, कि हम चाहते हैं कि ये पूरा हेमिस्फेरिकल सरफेस को देखें, कहां से, सेंटर से। तो ये पूरा सरफेस एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो पूरा सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए ताकि ये पूरा हेमिस्फेयर कवर हो जाए। थीटा नॉट पाई/2 हो जाएगा, तो अपने आप ही ये पूरा हेमिस्फेयर कवर हो जाएगा। बाय डेफिनेशन याद कीजिए, ये भी थीटा नॉट था, तो अगर थीटा नॉट को पाई/2 इधर बढ़ाइएगा तो अपने आप ही थीटा नॉट पाई/2 इधर बढ़ेगा, तो पूरा हेमिस्फेयर कवर हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल क्या आएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस, और थीटा नॉट का वैल्यू पाई/2, तो शॉर्ट में आंसर क्या होगा, 2 पाई। यानी एक हेमिस्फेरिकल सरफेस का सॉलिड एंगल सेंटर ऑफ द स्फीयर पे कितना बन रहा है, 2 पाई। ये रिजल्ट काम का है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ द स्फीयर पे है और वो पूरा स्फेरिकल सरफेस को ही देख रहा है, पूरा स्फेरिकल सरफेस को हम सेंटर में बैठ के देख रहे हैं, इस तरह से पूरा देख रहे हैं, तो मेरी नजर में टोटल सॉलिड एंगल उस सरफेस का कितना बनेगा, ठीक है। और कहां पे, एट द सेंटर। सिमिलरली सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस कहां पे, एट द सेंटर कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर हम चाहते हैं कि जो पिछला जो टोपी था, ये हम चाहते हैं कि ये टोपी पूरा स्फेरिकल सरफेस बन जाए, तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये थीटा नॉट जो था और ये थीटा नॉट था, तो इस थीटा नॉट को हम क्या कर दें कि पूरा स्फेरिकल सरफेस कवर हो जाए। तो थीटा नॉट अगर पाई तक कवर हो जाए, पाई तक, देखिए ध्यान से, पाई तक, जैसे ही थीटा नॉट पाई तक कवर होगा पूरा कंप्लीट स्फीयर कवर हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब है थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, पाई। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई, और क्या आ जाएगा ये वैल्यू, 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस ऑब्जर्वर की नजर पे 4 पाई सॉलिड एंगल बना रहा है, प्रोवाइडेड ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ द स्फीयर पे है। ये भी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। अभी और भी बातें करेंगे।
अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर जाते हैं। देखिए याद कीजिए, टोपी, सेंटर, ऑब्जर्वर, रेडियस आर, और ये पूरा सॉलिड एंगल, ये पूरा सॉलिड एंगल कितना बन रहा था 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। अब मुझे ये बताने की बार बार जरूरी नहीं है कि थीटा नॉट क्या है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब ध्यान दीजिए कि क्या जो ये टोपी सॉलिड एंगल बना रहा था, ये पूरा टोपी, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा टोपी सॉलिड एंगल बना रहा था वही सॉलिड एंगल क्या ये डिस्क जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये नहीं बना रहा है? क्योंकि ये डिस्क के लिए भी तो यही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही खुलता हुआ ये वहां तक जा रहा है ना। जो टोपी के लिए ये बाउंड्री था वही तो ये डिस्क के लिए बाउंड्री है। तो सॉलिड एंगल तो ऑब्जर्वर की नजर में इस डिस्क का वही बन रहा है जो इस पूरे टोपी जैसे सरफेस एरिया का बन रहा था। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस डिस्क के लिए भी सॉलिड एंगल फॉर, इस डिस्क का नाम देते हैं डिस्क 1, सॉलिड एंगल फॉर डिस्क 1 भी वही होगा जो टोपी का सॉलिड एंगल था। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस एक बार हुआ था। कितना हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? जो वर्टिकल से ये आउटर आखिरी बाउंड्री जो एंगल बना रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आप अगर ध्यान दीजिए, इनफैक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये डिस्क का सॉलिड एंगल वही इस डिस्क का भी सॉलिड एंगल होता। अगर ये एक इमेजिनरी डिस्क बनाइएगा यहां पे, तो क्या इसके लिए भी ये सेम सॉलिड एंगल नहीं बन रहा ऑब्जर्वर के पास? देखिए सेम एक्सटेंट है खुलने का, सेम। तो इस दूसरे डिस्क का भी, डिस्क 2 का भी सेम सॉलिड एंगल है। इनफैक्ट सॉलिड एंगल फॉर डिस्क 2 भी वही है जो पहले वाले का था। इनफैक्ट जितना यहां पे आप डिस्क बना सकते हैं सबका सॉलिड एंगल यही होगा। ये भी काम का है रिजल्ट। तो अब थोड़ा सा पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो गिवन शेडेड, रेड शेडेड डिस्क है, इसका सॉलिड एंगल आपने बताया कि 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट है। तो चलिए थोड़ा सा और इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। 2 पाई 1 माइनस, अब ये थीटा नॉट था तो कॉस थीटा नॉट क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस तो कितना है देखिए, तो बेस तो ये x है ना। x क्या है यहां पे देखिए, तो डिस्क के सेंटर का ऑब्जर्वर से जो दूरी है वो x है, और डिस्क का जो अपना रेडियस है उसको मैंने स्मॉल r बोला है। तो आप ही बताइए कि ये जो थीटा नॉट है इसका कॉस वैल्यू क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस बाय हाइपोटेनस, इस तरह से लिख सकते हैं। ये काम का रिजल्ट है, बताइए कैसे? कभी कभी आपको एक ऐसा डिस्क दे देगा, ये डिस्क दे देगा, उसका साइड व्यू है ये, ठीक है, और डिस्क की दूरी x है और डिस्क का रेडियस स्मॉल r है, और यहां पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, उसको मन है कि ये डिस्क उसकी नजर पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, कितना सॉलिड एंगल, ये कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, ये जानने का इच्छा है ऑब्जर्वर को। तो क्या करेंगे वो? सीधे वही लॉजिक, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट,
वैल्यू वाइज क्या होगा 2 पाई 1 माइनस एक्स बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये होगा हाइपोटेनस। ये इनफैक्ट है क्या, ये उस स्फीयर का रेडियस है जो इस तरह से सेंटर ओ मानते हुए अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले रेडियस का एक स्फीयर बनाते, तो इस तरह से डिस्क को छूता हुआ ऐसे निकल जाता कि नहीं, और यही शेप लेता कि नहीं। देखिए तो ये चीजें और ये चीजें सेम है, तो ये रिजल्ट आपको बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए मैंने सेपरेटली इस पॉइंट को डील किया है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आपने ध्यान दिया था कि पूरा स्फेरिकल सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहा था सेंटर पे 4 पाई। कॉमन सेंस की बात है, अब ध्यान दीजिएगा कि कैसा भी सरफेस रहा होता, कैसा भी सरफेस एरिया रहा होता, लेकिन अगर वो क्लोज्ड है, अगर कोई सरफेस एरिया अगर क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, डिफॉर्म्ड बैलून समझ लीजिए, एक बैलून है क्लोज है चारों तरफ से, और अंदर में कोई भी पॉइंट पे हम हो, मान लीजिए हम यहां पे हो, यहां पे हम अगर चारों तरफ इस बैलून के एरिया को, इस सरफेस को देखेंगे तो कुछ इस तरह का सिचुएशन दिखेगा, छोटा छोटा सॉलिड एंगल बनेगा ये छोटे छोटे सरफेस एरिया का। मुझे मन है कि ओ पे बैठ के मैं पूरे क्लोज्ड सरफेस का सॉलिड एंगल मेजर करूं, तो मुझे दोबारा कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली आप देखिए, जानबूझ के आप क्या कीजिए कि ओ को सेंटर मानते हुए एक अंदर में स्फीयर बना लीजिए, कंप्लीट स्फीयर। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, जैसे जैसे आप ये सारे डीएस को कवर कीजिएगा, यहां से इस तरह से बढ़ते जाइएगा ऐसे। अब देखिए ऐसे, ध्यान दीजिएगा, जब आप डीएस को कवर कर रहे हैं तो क्या आप स्फीयर के एक छोटे से हिस्से को भी नहीं कवर कर रहे हैं। देखिए तो जब आप अगला डीएस, मान लीजिए अगला DS2 को कवर कर रहे हैं, तो आप फिर स्फीयर के एक दूसरे सरफेस को कवर कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से क्लोज्ड सरफेस, जब आप इस तरह से क्लोज सरफेस इसके सारे सरफेस एरिया को कवर करते चले जाइएगा इस तरह से, तो आप इनडायरेक्टली ये जो छोटा सा स्फीयर है उसका भी तो हर सरफेस एरिया को कवर करते चले जाइएगा। दिमाग लगाइए कि जब आप ओ पे बैठ के इस तरह के सारे छोटे छोटे सरफेस एरिया का सॉलिड एंगल मेजर करते हुए चले जाइएगा, तो उस वक्त आप इनडायरेक्टली जो आप ये छोटा सा स्फीयर बनाए उसका भी हर छोटा छोटा एरिया को कवर करते हुए चले जाइएगा। तो मतलब जो ये क्लोज्ड सरफेस एस ओ पे सॉलिड एंगल बना रहा है, वही तो ये स्फीयर भी ओ पे सॉलिड एंगल बनाएगा। देखिए जो ये छोटा सा सॉलिड एंगल DS1 बना रहा है, वही तो ये भी बना रहा है ना, इसका भी तो सॉलिड एंगल वही होगा ना जो DS1 का होगा। देखिए इसका सिमिलरली जो DS2 का सॉलिड एंगल होगा वो इसका होगा, इसका जिसको मार्क आउट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो मतलब आप पूरा एरिया को कवर कर लीजिए, तो इनडायरेक्टली जो इस स्फीयर का सॉलिड एंगल होगा वही इस क्लोज्ड सरफेस का सॉलिड एंगल होगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस स्फीयर का, पूरा स्फेरिकल सरफेस का सॉलिड एंगल कितना आया था 4 पाई। तो इससे आप क्या सीखे कि किसी भी शेप का एक क्लोज्ड सरफेस हो और उसके अंदर आप कहीं भी बैठ जाइए, वहां से आप अगर पूरे सरफेस एरिया का सॉलिड एंगल मेजर कीजिएगा तो ऑलवेज 4 पाई ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉजिकली ध्यान दीजिए, ये लॉजिकली देखने वाली बात है। ये सारा एरिया स्फीयर का कवर होता चला जाएगा जैसे जैसे आप इस एरियाज को कवर कीजिएगा सॉलिड एंगल मेजरमेंट के समय। दैट्स इट।
अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो आपको न्यूमेरिकली काम आएगा। लेट अस से कि एक क्यूबिकल बॉडी है, चारों तरफ से मान लीजिए कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं। मान लीजिए 6 फेस क्लोज्ड हैं, मतलब क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स नहीं होता है वैसा अज्यूम कर लीजिए। तो एक क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स है तो कितने फेसेस हैं, 6 फेस है। अब बताइए कि हम अगर एकदम स्फीयर के क्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट ओ पे हो, या ओ डैश बोलिए, इस क्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट ओ डैश पे हो और मैं अंदर, मान लीजिए यही कमरा हो, क्यूबिकल कमरा हो, और मैं कहीं पे भी खड़ा होकर पूरे सरफेस को देखूं तो पूरा सरफेस एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाएगा मुझ पे, कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। तो अभी जस्ट पहले रिजल्ट डिराइव किया कि किसी भी तरह का क्लोज्ड सरफेस हो वो सॉलिड एंगल 4 पाई बनाएगा। तो यहां पे ये 6 फेस, मान लीजिए 6 फेस इंडिविजुअली इस तरह का सॉलिड एंगल बना रहा है, तो ये लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा सिमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। सिमेट्री को मान लीजिए एग्जैक्टली हम सेंटर ऑफ द क्यूब पे चले गए, जहां बॉडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, क्यूब के बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट जहां करते हैं वहां हम पहुंच गए। सेंटर ऑफ द क्यूब पे हम पहुंच चुके हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर हम क्यूब के सेंटर पे होंगे तो ये जो पहला फेस जो सॉलिड एंगल बना रहा होगा मेरे नजरों पे, ये जो पूरा सॉलिड एंगल बन रहा होगा 3D में, ये देख रहे हैं खुलता हुआ स्ट्रक्चर, ये सॉलिड एंगल जो पहले फेस के लिए होगा वही दूसरे फेस के लिए होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे है, ये पॉइंट फेस 2 से उतने ही दूरी पे है, बिल्कुल उसी अवस्था में है जैसा कि ये पॉइंट फेस 1 के रिस्पेक्ट में है। सिमिलरली फेस 3 के रिस्पेक्ट में ये सेंट्रल पॉइंट आइडेंटिकली सिचुएटेड है। फेस 4 हो गया ये, एंड सो ऑन। अगला फेस 5 है, पिछला फेस 6 है। शॉर्ट में आप क्या निचोड़ भूलिएगा कि सेंटर ऑफ द क्यूब पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो 6 फेस इंडिविजुअली सेम सॉलिड एंगल बनाएगा बाय सिमेट्री। लेटर से उस सॉलिड एंगल को हम ओमेगा का नाम देते हैं। तो तब तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये सब वैल्यू वाइज बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे 6 ओमेगा बराबर क्लोज्ड सरफेस का कितना सॉलिड एंगल बनता है पूरा 4 पाई। तो एक फेस कितना सॉलिड एंगल बना रहा है 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज दैट सॉलिड एंगल subtended by any one face of a cube at its center कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन। अब थोड़ा आगे देखते हैं। मान लीजिए एक क्यूबॉइड होता, ये क्यूबॉइड है और यहां पे हम ये बीचों बीच सेंटर पे हम चले गए क्यूबॉइड के, और चारों तरफ से ये क्यूबॉइड क्लोज्ड है। मान लीजिए यहां पे है तो कॉमन सेंस की बात है, जो टॉप फेस है, टॉप फेस T और बॉटम फेस B, इसका नाम दे देते हैं 2 और 1। ये दोनों तो ऑफ कोर्स सेम सॉलिड एंगल बना रहा होगा एट द सेंटर C।
तो लेटर से ये सॉलिड एंगल ओमेगा बना रहा है तो ये भी ओमेगा बना रहा होगा। दोनों को ओमेगा 1 नाम दे देते हैं। सिमिलरली आपका जो आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस है वो सेम सॉलिड एंगल बना रहा होगा और साइड वाला जो फेसेज है ये सेम सॉलिड एंगल बना रहा होगा। तो साइड वाले के लिए ओमेगा 2 नाम दे दीजिए और फ्रंट और बॉटम के लिए जो सॉलिड एंगल है उसका नाम क्या दे दीजिए, ओमेगा 3। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 का ट्वाइस, क्यों 2 ओमेगा 2 2 ओमेगा 1 प्लस आगे पीछे 2 ओमेगा 3, सारा सॉलिड एंगल का सम किसके बराबर आना चाहिए, 4 पाई। तो इससे एक इंफॉर्मेशन तो कम से कम आप निकाल लिए, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 जो है ये कितना है, 4 पाई बाई 2 दैट इज 2 पाई। इस तरह का आप कुछ सिमेट्री का आर्गुमेंट यूज करके इस तरह का कुछ छोटा छोटा रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद आपको कैलकुलेशन पे जाना ही पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हर फेस का यहाँ पे सॉलिड एंगल मेजर करना ही पड़ेगा बस। लेकिन इतना तो आप डिराइव कर ही सकते हैं सिमेट्री का आर्गुमेंट यूज करके।